आदाब नाजरीन, मैं अयाज मुगल कांगड़ी.com पर आप लोगों का एक बार फिर से खैर मकदम करता। जिला पुंछ, अक्सर और बेशतर हम इसके बारे में बात करते हैं और बात करनी भी चाहिए। कई दहाइयों से हम ये देखते आ रहे हैं कि हर तरह की सियासत तो हुई यहाँ पर, चेहरे बदले, हुकूमतें बदली, जमातें बदली, नहीं, लेकिन जमीन पर हालात नहीं बदले। इन हालात के बदलने का ये दौर, ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा? कब हम फख्र से कह सकेंगे कि हमारे पुंछ में वो चीज़ है जो शायद किसी दूसरी जगह नहीं। 2018 में असेंबली को जब डिसॉल्व कर दिया गया, तब हमारे पास हमारा चुना हुआ कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था जो हमारी बात ईवान में रखता, जो हमारी बात सरकार तक पहुंचाता। लेकिन धीरे धीरे 2019 में बीडीसी को जो चुना गया, फिर उसके बाद जो है 2020 में डीडीसी के इंतखाबात हुए। एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी कर दिया गया। मकसद ये था कि जो पावर है वो जमीनी सतह तक, लोगों तक डायरेक्टली पहुंचे, तरक्यात के काम शुरू हों और एक आम आदमी की रसाई को जो है वो यकीनी बनाया जाए। डीडीसी इलेक्शंस के बाद बहुत से लोगों के बीच में उम्मीदें बनी, बहुत से लोगों के बीच में इस तरह की बातें होने लगी कि अब जो है वो तब्दीली जरूर आएगी। वो तब्दीली किस तरह से आई, कौन कौन सी मुश्किलातें हैं, कौन कौन सी दुश्वारियां अभी सामने हैं, क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं और किस तरह की इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने को मिल रही है जमीनी सतह पर, हम इसके ऊपर बहुत सी बात करेंगे। बहुत से सवाल हैं, बहुत से अशकाल हमारे साथ आज मौजूद हैं। मोहतरमा डॉक्टर नाजिया गनी साहिबा, ये निगाली साहब साइमीरा बख्श कॉन्स्टिट्यूंसी से डीडीसी मेंबर है, तो मैं सबसे पहले उनका अपने प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजिया गनी साहिबा, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले आपके सियासी सफर के बारे में पूछना चाहूंगा कि आपका सियासी सफर जो शुरू हुआ है, ये बाई चांस था या बाई चॉइस? ये बाय चांस था। चॉइस नहीं बोल सकती पर बाय चांस ज़रूर रहा है और जी चॉइस बन गया क्योंकि जब मैंने डिसाइड किया तो वो मेरी चॉइस थी, वो मेरी खुद की जो थी, मेरा खुद का मानना था कि मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ा क्योंकि हम देखते रह रहे हैं कि जितने हमारे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सप्रेस किए जा रहे हैं। स्पेशली अगर कोई पढ़ी लिखी एक वुमेन आगे आती है तो मुझे लगता है कि उसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट रहेगा सोसाइटी में, तो उस वजह से पहले बाय चांस था पर आना मेरी चॉइस थी। आना आपकी चॉइस थी, यानी अब आप जो है वो अपनी मर्जी के साथ जो है वो सियासत में हैं और ये लंबी इनिंग्स खेलने के मूड में हैं आप। जी अ, इंशाल्लाह। अब जो सियासत में आप आ चुकी हैं, क्योंकि हम ये देखते आ रहे हैं कि जो पुंछ में वुमेन रिजर्वेशन, खैर ये हमारी सरकार का ये एक हमेशा से कोशिश रहती है कि वुमेन रिजर्वेशन इन इलेक्टोरल जो है रिजर्वेशन उनको मिल जाए। किसी भी जगह पे हम बात करते हैं, चाहे वो जॉब्स की बात होती है, ये हमेशा मांग होती रही है कि वुमेन को अलग से रिजर्वेशन मिल जाए, सो दैट द वुमेन कुड बी एम्पावर्ड। अब आपकी बात आ रही है क्योंकि पुंछ में जब आप चुनाव में आए, चुनाव में उतरे, तो वुमेन की एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी खासी वहां पे अब उभर रही है। चाहे वो हम कह सकते हैं कि रिजर्वेशन के ही थ्रू है, लेकिन किसी न किसी तरह है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में ये एक बहुत अच्छा कदम था। अब आपको क्या लगता है कि आप रिजर्वेशन, आप जो है एक वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होने के बाद आप खुद को क्या एम्पावर्ड मानती, समझती? बिल्कुल, मैं बिल्कुल फुली एम्पावर्ड खुद को समझती हूँ। जी वुमेन रिजर्वेशन ज़रूर हुई है लेकिन हम
जिसको बोलते हैं ना नेक टू नेक मैन के साथ चल रहे हैं, हर एक चीज में हम उनके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इसलिए मैं मुझे लगता है कि हम फुली एम्पावर्ड हैं। और जहाँ वुमेन हुई है तो मुझे लगता है उसके साथ उसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं होता है, वो फार बेटर होती है एज कम्पेयर टू मैन। हाँ, बट ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में इस तरह की जो चीजें होती हैं वो कहते हैं ना कि वुमेन को, अगर आप क्या मानती हैं कि अगर आप अगर रिजर्वेशन, आपकी सीट रिजर्व ना होती तो आपको ये चांस तब भी नहीं मिलता? एक्चुअली मेरा ऐसा है कि मुझे पॉलिटिक्स का भी इंटरेस्ट नहीं रहा, तो मैं इस जी सिनेरियो से कभी सोचती नहीं। जी। तो बाय चांस जो है कि अल्लाह ने ये मौका दिया, आज मुझे लगता है कि वुमेन का पॉलिटिक्स में, एक्टिवली पॉलिटिक्स में होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। अब आप मुझे बताएं कि आप खुद तो एम्पावर्ड हो गई, लेकिन बहुत सारी ऐसी जो हमारी ख्वातीन हैं जो पूरी तरह से पावर्ड नहीं है, एम्पावर्ड नहीं है, जिनको अभी तक इस तरह की जो है वो सियासत का पता नहीं है, उनको अपनी पावर का पता नहीं है, वो अभी भी बिल्कुल चूल्हा चौखा में जो है वो मसरूफ रहती हैं। तालीम का निज़ाम अगर आप देख लीजिए, खासकर आपका इलाके की बात अगर हम करें, तो किस तरह का जो है वो तालीमी निज़ाम वहाँ पर मौजूद है। स्कूल्स में अभी तक जो है वो ख्वातीन को, औरतों को जो है वो मिडिल के बाद जो है वो भेजा नहीं जाता है। क्या इकदाम रहे आपके इस हवाले से? मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। हमारी जो वुमेन है बेसिकली फार फ्लंग एरिया से हैं, तो बहुत जी, ज़्यादा जो उनको उनको अपने हकूक़ का पता नहीं है। मेरी बिल्कुल। ये कोशिश रही है, बेशक जितना भी टाइम लगा है, मेरी कोशिश रही है कि मैं उन तक उनके हकूक़ पहुँचाऊँ, उनको इस चीज़ से अवेयर करवाऊँ कि वो वुमेन क्या-क्या कर सकती हैं। और रही बात हम्म, की एजुकेशन, तो बड़ा एक अनफॉर्चुनेट पार्ट, सिर्फ वुमेन का नहीं बोलूँगी, मैं ओवरऑल बोलूँगी कि इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम भी हमने, मैं मानती हूँ ये बेसिक जो रिक्वायरमेंट, बेसिक नेसेसिटी है लोगों की, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, हम्म, पर बड़ा एक अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा जिसको मैं बोलूँगी कि किसी ने भी कभी एजुकेशन के बारे में बात नहीं की। इसमें हम्म, मैं इन लोगों का कसूर नहीं समझूंगी, क्योंकि इनको ये पता ही नहीं है कि एजुकेशन क्या कर सकती है। ना कभी हेल्थ बिल्कुल। सेक्टर के बारे में उन्होंने बात की, ना उन्होंने कभी एजुकेशन के बारे में बात की। तो मेरी हम्म, हमेशा कोशिश रहेगी कि एजुकेशन को है जो एजुकेशन को हमेशा प्राइमरी रखा जाएगा, प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। और जब से मैं आई हूँ तब से तो खैर से स्कूल ही बंद है, तो मैं उस बारे में हम्म, उतना कुछ कर नहीं सकी, पर इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आएंगी। जी। चलो, ये अच्छी बात है, क्योंकि एक हमें सबसे बड़ी बात अभी तक जो हम सियासत में देखते आ रहे हैं वो ये है कि हेल्थ को और एजुकेशन को कभी प्रायोरिटी रखा ही नहीं गया है। इनको हमेशा से जो है वो सेकेंडरी लेवल पर या टर्शियरी लेवल पर रखा गया, प्रायोरिटीज पर कभी नहीं रखा गया। इसके अलावा हमें मानते हैं कि सड़क, बिजली, पानी ये ज़रूरी चीज़ें हैं, अहम हैं ज़िंदगी के लिए, लेकिन इसके साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन बेहद बेहद जो है वो अहम है। अब बिल्कुल, बिल्कुल। हेल्थ के हवाले से बात करें, कोरोना का दौर है, हालात जी, जी। आपको पता है, बेहतर से जानते हैं। हमारे पुंछ बिल्कुल, अस्पताल के बिल्कुल। अंदर अभी तक ऑक्सीजन की जो है वो प्लांट जो है वो अभी तरह से, पूरी तरह से जो है वो फंक्शनिंग नहीं है। हमारे डॉक्टर नहीं है। जतिंदर साहब ने जो है वो ऐलान तो कर दिया, और कुछ लोगों ने इसके ऊपर खुशियां भी मना ली, लेकिन सवाल तो अभी ये उठता है कि जब तक खुशियां तब तक नहीं मनाई जा सकती जब तक कि उसे पूरी तरह से पूरी फंक्शनल ना कराया जा सके, जब तक के लोग उससे अच्छी तरह से इस्तेफादा हासिल ना कर सके। तो जहां तक मुझे रिसोर्सेज से पता चला, यानी मैंने जब सुपरिटेंडेंट साहब से साहिब से बात करी, तो उन्होंने ये बताया कि ये प्रोसेस जो है इट विल टेक अबाउट 2 मंथ्स टू गेट कंप्लीट। तो उस 2 महीने के अंदर अगर ये कंप्लीट होता है, तो इस मीन वाइल में कितनी दिक्कतें जो है वो सामने आने को आ रही हैं। तो मैं चाहूंगा आपका जाती तरफ से और पूरी काउंसिल की तरफ से क्या इकदाम, किस तरह की कोशिशें की गई? जी, जी, बिल्कुल। हेल्थ एक बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है इस टाइम। मैं ये नहीं बोलती कि हमारे जो सिर्फ पुंछ पुंछ की तो खैर से हेल्थ सिस्टम की खस्ता हालत है, पहले से ही है। इस टाइम जी पूरी इंडिया इस चीज़ को सफ़र कर रहा है, क्योंकि हमारा हेल्थ सेक्टर जितना वीक है, आप जानते हैं बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में बहुत से इश्यूज़ आ रहे हैं। जहाँ तक रही जी पुंछ हॉस्पिटल की बात, तो हाँ, पुंछ हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है 1 बार 2 बार, बहुत बार हम गए, और जो जी। इश्यूज़ थे वो हमने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी रेज़ किए।
अब जी जी। ऐसा नहीं है कि हम हॉस्पिटल गए तो किसी को पता चले हम गए या नहीं गए, हम कैमरा के साथ नहीं जाते, मीडिया के साथ नहीं जाते, हम अपना काम ग्राउंड लेवल पे करना जानते हैं। जहाँ तक हम्म ऑक्सीजन प्लांट की बात है तो हाँ, उसकी फंक्शनिंग नहीं हुई है, तो उसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन कहा है कि जितना जल्दी हो सके उसको फंक्शनिंग की जाए। सिर्फ एक ट्वीट करके उस पे खुशियां नहीं मनानी चाहिए। वो बिल्कुल। आपको पता है ऐसे सो कॉल्ड सोसाइटी में ऐसे कौन से लोग हैं जो खुशियां मनाते हैं आंखें बंद के, इन चीजों पे हम्म। ही जो है कि चलते हैं। बाकी रही ऑक्सीजन की बात, तो मैं अपना पूरा होमवर्क करके आई हूँ, ऐसा नहीं है कि आज करके आई हूँ। मैं हॉस्पिटल जाती रही हूँ अपने वालिद साहब के साथ। हॉस्पिटल में जो इश्यूज आते हैं, जो सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर की बात है तो 2 टाइप के ऑक्सीजन सिलेंडर आते हैं, बी टाइप के और डी टाइप के। जो हमारे पास बी टाइप के इस टाइम ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो 139 है, और जो डी टाइप के वो 104 है। जिसमें से हम्म इस टाइम जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज हो रहे हैं, हम्म। मैं आपको बताती हूँ जी पूरे। जी जी जो बिल्कुल। इस टाइम कोविड पेशेंट हैं पुंछ में वो 10 हैं, तो ऑक्सीजन पे 8 हैं। वैसे ही मैंडर में 12 हैं, तो ऑक्सीजन 12 के 12 हैं। और सुरनकोट में 5 हैं और ऑक्सीजन पे भी 5 हैं। ये एक्चुअली जी इन्होंने जी कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड। तो जी उसी जी जी। हिसाब से ऑक्सीजन जैसे जैसे चल रहा है काम, उनके हॉस्पिटल वाले जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं, उनके हाथ में जितना है वो कर रहे हैं। बाकी कुछ है, कुछ रीशफलिंग करनी है, उनके लिए भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है, तो आई एम श्योर कि कुछ टाइम में वो उस चीज़ को भी टेकअप करेंगे, कोई ना कोई इनिशिएट लेंगे। तो हम होपफुली पॉजिटिवली होप कर रहे हैं कि ऐसा हो। और जहाँ जी तक जी। रही बेड की बात, जहाँ तक रही कोविड बेड की बात, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि टोटल डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 100 बेड है कोविड के, ठीक है। इसमें से हम्म 40 पुंछ हॉस्पिटल में है, 30 मैंडर में है और 30 सुरनकोट में है। इनको छोड़ के हम्म भी जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं, जैसे गर्ल्स हॉस्टल शीश महल को इन्होंने कन्वर्ट किया है, 70 बेड्स दिए हुए हैं। हम्म पीएचसी नंगाली साहब है, वहाँ पे उन्होंने 10 बेड दिए हुए हैं। बॉयज हेल्थ सेंटर मैंडर है, वहाँ 50 बेड दिए हुए हैं, जो अभी न्यू इमरजेंसी ब्लॉक बना है ना वहाँ पे। और जो जी जी। गवर्नमेंट बकरवाल हॉस्पिटल हॉस्टल है बनपत, वहाँ पे भी 70 बेड दिए हैं और पुंछ में भी 70 बेड दिए हैं। टोटल जी 470 बेड हैं, जिनमें से ऑक्युपाइड 28 है, और एडमिशन जो एक्टिव हैं वो 5 हैं, और टोटल जो वेकेंट वो 442 हैं। तो जी जी। ऐसा नहीं है कि पुंछ के जो डॉक्टर्स हैं वो इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। हर जगह सैंपलिंग हो रही है, पंचायत वाइज जाके लोगों की रजिस्ट्रेशन करवाई जा रही है, वैक्सीनेशन करवाई जा रही है। तो अपनी तरफ से उनके वैक्सीनेशन पास वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन जो है वो उसका जो क्या कहते हैं उसे ना, स्पीड बहुत कम है, उसकी पेस बहुत कम है। इसकी क्या वजह आपने अ, दरियाफ्त की? नहीं, एक्चुअली वैक्सीनेशन जो 18 अबव है वो भी स्टार्ट नहीं हुई है। जो हम्म 45 अबव है वो वैक्सीनेशन अभी भी चल रही है। एक्चुअली लोग अवेयर नहीं थे, और लोगों में बहुत से बोलते हैं ना, जैसे मिथ मिसकंसेप्शन थे, हम वैक्सीन करवाएंगे ऐसा हो जाएगा, हम्म एंड स्पेशली हम्म। ऐसे फार फ्लंग एरिया में। तो उनको जी अवेयर किया जा रहा है, उनकी रजिस्ट्रेशन करवाई जा रही है और उनको वैक्सीनेशन दी जा रही है। जी बेहतर है। ये तो अच्छी बात है कि अगर लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो जाए, क्योंकि अभी तक लोगों के अंदर इस तरह की र्यूमर्स है, इस तरह के अशकाल हैं, जो है वो गलत फहमियाँ हैं कि शायद वैक्सीनेशन के कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे और उस वजह से शायद नुकसान होंगे। लेकिन हम बताते चलें कि इस तरह का कुछ नहीं होता है। वैक्सीनेशन जो है, ये हमारे अंदर की जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटी एंटीबॉडीज। जो जी है एंटीबॉडीज को जो तैयार करते हैं, वो किसी भी तरह के वायरस को लड़ने के लिए पूरे ताकतवर रहते हैं। और सिर्फ ये वायरस नहीं है, किसी और तरह की बीमारी को लड़ने के लिए वो हमेशा हमारे लिए अंदर तैयार रहते हैं। तो इसका बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन हो, क्योंकि हमारे पास इट इज द ओनली ऑप्शन टू फाइट वायरस राइट नाउ। अदरवाइज एग्जैक्टली। हमारे पास और और कोई ये दूसरा तरीका। जी और जी ये मैम। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन लोगों को अवेयर करें। लेकिन इस टाइम जो जी भी हालात है, गॉड फॉरबिड पुंछ में भी ऐसे हालात बनते हैं, तो बोलते हैं ना, प्रिकॉशन इज द बेस्ट मेडिसिन। बेस्ट तो मुझे मेडिसिन। ऐसा लगता है, जी जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम इन लोगों को जितना अवेयर कर सकें, एसओपीज को फॉलो करो, अननेसेसरी मार्केट्स में नहीं आओ, बैंक्स बिल्कुल में नहीं बिल्कुल आओ। और बिल्कुल। इनको ये चीज समझनी चाहिए कि सिर्फ इससे इनको जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी, ये अपनी पूरी फैमिली को जो है एक स्टेक पे लेके जाएंगे।
तो हम इनको हम्म, अवेयर कर रहे हैं कि घरों पे रहें, मास्क यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, पूरे एसओपीज को फॉलो करें। तो ये हर एक जी कोशिश हम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे ये कोशिश कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, आप जिस कंस्टिट्यूंसी से हैं वहां पर एक एलओसी जुड़ती जी जी। है ना? तो एलओसीज में आए दिन हम खैर सुनते भी आ रहे हैं कि कभी कभी वहां पर शेलिंग हो जाती है। शेलिंग की वजह से बहुत से लोग जो जिनकी जानें भी जा चुकी हैं, जिनके हाथ पांव अज्जा जो है वो नुकसान हो गए हैं, किसी की आंख, किसी का हाथ, किसी की टांग वगैरह का नुकसान हो गया। क्या आप लोग ने उनके पास भी कभी गए, कभी उनसे भी जो है वो बात की, कभी उनके हाल ख्याल जो भी आपने जानने की कोशिश की? जी, जी, मैं बताती हूँ। जहाँ पे बात आती है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें 80% जो एरिया है, 70 टू 80% वो बॉर्डर एरिया है। तो बिल्कुल। जहाँ मैं बात करती थी कि मैं एम्बुलेंस लेके आऊँगी, यहाँ पे एक पीएचसी होगी, डॉक्टर अवेलेबल होगा, वहाँ जाके मैंने जब हालात देखे तो वहाँ पे तो रोड ही नहीं है। तो हम्म, ये जो बात ये है कि एम्बुलेंस या पीएचसी, ये तो फिर सेकेंडरी आ गया, वहाँ पे प्राइमरी है रोड। और जहाँ तक बात हम्म, रही कि जिन जिन बेचारों को अनफॉर्चुनेटली इन सारे सारे लॉस हुए, तो उनके पास गए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हमने कंपनसेशन भी दिलाई, जो गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि हम्म, ये हमारा राइट है। तो बहुत से ऐसे लोग हम्म, हैं जिनको कंपनसेशन भी दिलाई गई। ऐसा नहीं है कि हम उनके पास नहीं गए या हमें उनके बारे जी में जी। पता नहीं है। जी। हाँ, तो वो असल में क्या क्या है, हम अक्सर देखते हैं क्योंकि हमारा एक बार हमारा रिसर्च पेपर हुआ तो हमें कई लोगों का ऐसा भी पता चला कि 20 साल के बाद जब उनको कंपनसेशन थ्रू द ह्यूमन राइट कमीशन जो मिला वो भी बिल्कुल नॉमिनल नॉमिनल था। तो ये बड़ी हमें जी। लगता है कि बड़ी अजीब और दुखद बात है कि इतने सालों के केस लड़ने के बाद भी वो नॉमिनल सी जो किसी को अगर कंपनसेशन मिले। वो हमारे एक्चुअली सियासतदानों बी की। वो एक्चुअली जी जी बीच आप। में कुछ कुछ एंटी एलि बोलते हैं ना, एंटी सोशल एलिमेंट्स हुए, जो अपना फ़ायदा देखते हैं और उन तक उनके राइट्स नहीं पहुँचाते हैं। तो अभी फ़ेब की ही बात है, फ़ेब में हमने बहुत से लोगों को कम्पेन्सेशन दिलाई, और जो वो डिज़र्व करते थे, जो उनका राइट था, डिज़र्व की बात नहीं है, जो उनका राइट था, वो राइट उन तक पहुँचाया गया। जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि वुमेन एम्पावरमेंट ही की बार बात कर लूटते हैं, आपको क्या क्या लगता है कि कौन कौन सी जो आपने ऑब्जर्व करी कि आपके इलाके में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, बिलखुसूस में आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो लगता था कि वुमेन में हो रही है, ख्वातीन में हो रही हैं, जिसको आप एड्रेस करना चाह रही हैं? सबसे पहले तो पढ़ाई मैं तो हो डोमेस्टिक गई, पढ़ाई पढ़ाई तो हो गई, उसके अलावा नहीं, नहीं, वो तो सबसे बेसिक पहले है। मैं डोमेस्टिक वायलेंस की बात करूँगी। हमारी बहुत सी जी ऐसी माएँ हैं, बहनें हैं, जो आज तक डोमेस्टिक वायलेंस को है टॉलरेट करती आ रही हैं। और जी। इलेक्शन के बाद मैं बहुत से अपनी पंचायत में गई और मैंने उन्हें उनके ये राइट्स बताए कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें टॉलरेट करनी है। उनको अवेयर किया, उनको बताया, उनको हर तरीके से हेल्प की, और उनमें भी ना कहीं तरीके से वो बोलते हैं ना, हिम्मत आ जाती है कि हाँ, गवर्नमेंट ने इतना कुछ बनाया है, हम इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। देखो, हम किसी की हेल्प तब तक नहीं कर सकते जब तक उस इंसान के अंदर ये इस चीज की वो बोलते हैं ना, वो अंदर वो जागे ना कि हाँ, मुझे इस मदद की जरूरत है और मुझे खुद बोलना है इस बारे में। हम तब तक उसकी जी मदद नहीं कर सकते। तो बिल्कुल। डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसके बारे में हमने बात की। एक विडो का थोड़ा इश्यूज रहता है, उनको पेंशन नहीं मिल पाती है, बहुत सी ऐसी चीजें होती है, तो उसके लिए भी उनको बताया और उनकी हेल्प की। आप एक एलीट फैमिली से आती हैं, मतलब एक बिजनेस क्लास है आपका, सोच में माना जाता है कि हाँ अच्छे खासे लोग हैं माशाल्लाह। सीएसआर के तहत आपने कितनी जो है हेल्प की हमारे हॉस्पिटल में? आपकी तरफ से कितने वेंटिलेटर्स या सिलेंडर्स वगैरह, ये मैं आपकी आपकी फैमिली की तरफ से कहूंगा। जी, जी, हमने अभी मैं
ऑन रिकॉर्ड बात हो रही है, मैं अभी ऐसा नहीं बोलूंगी कि हमने बहुत कुछ कर दिया, हमने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हम जो जो चीजें हॉस्पिटल में देख रहे हैं, हम्म, जिस चीज से हमें पता चल रहा है, हम ये उस हम्म, चीज का हम ये सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि हम भी एक ऐसी जगह ढूंढे जहाँ पे हम भी हॉस्पिटल में बेड प्रोवाइड कर सके, वेंटिलेटर्स प्रोवाइड कर सके, एंड मोस्ट जी। इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कर सके। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हमारी तरफ से भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। आपके आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में पुल आता है, 2014 में गिरा था, बह गया था, लेकिन वो आज तक जो है वो हम उसी हालत में देख रहे हैं। आप उस पुल की बात कर रहे हैं, मैं अगर बात करूं, हमारे यहाँ अर्थक्वेक हुआ था 2005 में। हम्म, अर्थक्वेक हुआ था तो आपको पता है कि जितने भी ये बोलते हैं क्या कि ऑफिशियल जो ऑफिस थे, वो सारे के सारे यहाँ पे पुंछ का किला है वहां पे हुआ हम्म, करते थे। बिल्कुल मैं जानता और हमसे पहले बहुत से ऐसे लीडर्स आए, 2005 से लेके 2000 की एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत एज गैप हूँ। आता है बीच में। बहुत बड़ा। तो उन्होंने वो मिनी सेक्रेटरीट शुरू हुआ था, उसका काम शुरू हुआ था और आज तक वो काम कंप्लीट नहीं हुआ। हम्म, और मिनी सेक्रेटरीट का काम शुरू होगा, ऑफिस सारे एक जगह होंगे, वो काम शुरू, हम एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते रहते हैं, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि एडमिनिस्ट्रेशन को जल्दी ऐसे काम करने चाहिए। हमारे बोलने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा बोलते हैं ना, अनफॉर्चुनेट पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन को ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती नहीं है। उनको लगता है हमारा एक टेन्योर है, हम कंप्लीट कर रहे हैं, हमें चले जाना है। जब तक बोल यहाँ के कॉमन लोग में ये अवेयरनेस नहीं आई, हम पॉलिटिशियंस में नहीं आएगी, मिलजुल के हम काम नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डेवलपमेंट कभी पॉसिबल है। तो उन्होंने आज तक वो मिनी सेक्रेटरीट कम रुका हुआ है, हम बोल बोल के थक गए, क्योंकि उससे ये होता है कि ये जो लोग होते हैं इनको अलग अलग जगह जाने की जरूरत हम्म, नहीं पड़ेगी, एक ही जगह जाएंगे, सारे ऑफिसेज होंगे, मिनी सेक्रेटरीट में सारे के सारे ऑफिसेज होंगे, अपने काम करवाएंगे। और जहां तक बात आपने की पुल की, तो मैं जब से आई हूँ मुझे नहीं पता कि मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ और कितना कुछ कर सकी हूँ, लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेशन को टच पे मत नहीं होती है। ये एक बहुत ही, मैं बोलती हूँ, हम हम्म। हमारी बदकिस्मती है कि एडमिनिस्ट्रेशन अब जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन आपकी अब एडमिनिस्ट्रेशन आपके सबॉर्डिनेट है। आपका प्रोटोकॉल के हमारे हिसाब से देखा जाए, जी, प्रोटोकॉल के हिसाब से अब आपको ये जबरदस्ती जबरन काम करवाना है, ना कि अब आप उनकी बिल्कुल मेहनतें करनी पड़ेंगी। काम तो करवाना है। बात वही है कि अब हमारी काउंसिल की बात आती है कि जी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग काउंसिल है, आप इतना ही देख लें, हमारे काउंसिल ऑफिस बना है डुंगस पे, और हमारे हम्म, जो सीओ साहब हैं वो बैठते हैं कहाँ पे, डीसी ऑफिस, 2 किलोमीटर का डिफरेंस आता है। तो हम्म, आप खुद देख लो कि काउंसिल कितनी स्ट्रांग है कि एक काम वहां से करना होता है, साइन कहीं से जाके लेना होता है। बाकी रही बात एडमिनिस्ट्रेशन की, तो अब बात पोर्टफोलियो की आती है या पावर की आती है, तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो अभी भी अपर हैंड है। ब्यूरोक्रेट्स तब तक नहीं सुनेंगे जब तक हमें वो पावर्स नहीं दी जाएंगी। बहुत से लोग बोलते हैं कि इन्होंने प्रोटेस्ट किया अपने ऑनरेरियम को लेके, अपने मैं उस पे आ रहा पोर्टफोलियो को था। लेके, मैं उसी सवाल पे आ पोर्टफोलियो रहा को, था अभी आपसे। जी जी, पोर्टफोलियो को लेके इन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट किया। लोगों का तो ये कहना है 5-5 दिन प्रोटेस्ट किया, ऐसा कुछ नहीं है, हमने 2 दिन प्रोटेस्ट किया। हम खुद के लिए प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, आज हम बहुत सी चीजें फेस कर रहे हैं, रीजन यही है क्योंकि हमें एम्पावर नहीं किया गया। अगर हमें वो हम पास किए थे कि हमें जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शंस करवाए थे, जो बड़े बड़े बातें बोल के इलेक्शंस करवाए थे, हमें उसमें हमें वैसा कुछ नहीं दिया गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम एम्पावर नहीं है, अगर हमारा ब्यूरोक्रेसी से अपर हैंड होता तो ऑब्वियस सी बात है हम एक बार बोलते और ये हमारा काम करते। ये भी एक बदकिस्मती की बात है कि आज से पहले जितने भी यहाँ पे लीडर्स आए, हमारे एमएलए रहे, एमएलसी रहे, मैं ये सोचती हूँ कि क्या इनको ये काम नहीं दिखे कभी। अगर हम्म, हॉस्पिटल की बात आती है, हॉस्पिटल हमसे जितना हो सका, जब फारूक खान सर आए हमने तभी हॉस्पिटल के रिलेटेड बहुत से इश्यूज रेज किए। उन्होंने एश्योरेंस तो दी, लेकिन बात वही आती है कि गवर्नमेंट हमें सिर्फ एश्योरेंस देती है, ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं करती है। तो मैं इतना ही सोचती हूँ कि अगर हमारे जितने भी पुराने लीडर्स रहे हैं उन्होंने कुछ किया होता तो आज हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते।
हमारे यहाँ जीएमसी नहीं आया, हमारा यूनिवर्सिटी का काम रुका हुआ है, हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज अभी तक नहीं बना, अभी तक वो एक हॉस्टल में वो जो है उसकी क्लासेस चल रही हैं, और वो क्लासेस किस हाल में चल रही हैं, जबकि स्टार्टिंग में 120 जो थी सीट कैपेसिटी थी, तो कुछ साल हो गए तो आज 360 अबव उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, जबकि नियरली 60 टू 100 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे और फैकल्टी तो बिल्कुल नहीं है। बहुत सी ऐसे इश्यूज हैं जिनको टाइमली जो है, अगर किसी में वो डेडिकेशन होती, वो विल पावर होती एंड मोर ओवर विजन होता काम करने का, तो बहुत से ये काम हुए होते डेवलपमेंट के। आज हम कुछ और सोचते, आज हम कुछ अलग सोचते, लेकिन हमें वही बिल्कुल काम करने पड़ते। बिल्कुल, ये तो बात मैं अपने हर प्रोग्राम में ये बात सबसे ये कह ही रहा हूँ कि हम कब यहाँ इससे बाहर निकलेंगे, कि हम पिछले 70 साल से बुनियादी, यानी हम ये मानते हैं कि अगर एक मोहल्ले की गली बन जाएगी तो उसे डेवलपमेंट माना जाता है, अगर गली की ड्रेन बन जाएगी तो हम उसे डेवलपमेंट का नाम दे देते हैं, एक पोल पोल पर एक बल्ब लग जाता है तो हम उसे डेवलपमेंट का नाम दे देते हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, कहीं ना कहीं ये विजिलेंस हमारी लीडरशिप रही है जिसकी जो सारी जिम्मेदारी रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो है हमारी एक सिविल सोसाइटी की बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारी रही है, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई ही नहीं है, मैं ये मानता हूँ। हमारी सोशल नेग्लिजेंस, सोशल इग्नोरेंस बहुत रही है, जो नहीं, जिन्होंने अपनी पूरी तरह से जो है अपने राइट्स का पूरी तरह से जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमारे लीडर्स रहे हैं, मैं ये चाहूंगा कि उनसे मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कम से कम अपनी जिम्मेदारियों को सही समझते हुए लोगों के सामने आएं और बताएं कि आपने हमारी आवाम के लिए क्या काम किया, क्यों हम आज भी उन्हीं चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं जो हमें पिछले 70 साल में जो है वो मिल जानी चाहिए थी। और आज भी हम जो है वो बड़ी मैं अपनी बात को कहते हैं, मैं बड़ा इमोशनल होकर ये बात कह रहा हूँ, जज्बाती होकर कह रहा हूँ। बड़े अफसोस की बात होती है कि हमारे पुंछ के अंदर किसी जगह पर अगर एक 5 फुट या 10 फुट की गली बनती है, उसके ऊपर टाइल्स लगती हैं, तो इस बात पे झगड़ा होता है कि वहां पे नेम प्लेट किसकी लगेगी। नेम प्लेट के ऊपर इतनी बड़ी सियासत हो जाती है, इतनी झगड़े हो जाते हैं। ये एक बड़ी बदकिस्मती और शर्म की बात है हमारे लोगों के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि इससे आगे क्यों नहीं निकल रहे हम, इससे आगे बढ़ के आगे जो है वो हम जो है डेवलपमेंट के काम क्यों नहीं सोच रहे। हमारे पास इस वक्त तक यूनिवर्सिटी का कैंपस क्या पूरी फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी। हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है, हमारे बच्चे दूर जाकर एक्सेल कर सकते हैं, आईईएस आईपीएस आईईएस आईआरएस कर सकते हैं। तो क्यों वो हमारे इलाकों में रह करके जो है वो अपने इलाके की खिदमत नहीं कर सकते। तो मैं मैं इसी अब पे मैं एक आपसे एक बात और, बोलना। जी जी जी, जी जी बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं इसी पे एक नो नो बात आप बोलना चाहूंगी कि पॉलिटिशियंस ये सारी चीजें इसलिए करते आए क्योंकि बोलते हैं ना, आयरनी ये है कि हमारे जो लोग हैं ना, उनको अपने राइट्स का पता नहीं है। ये पॉलिटिशियन को वही टॉफी देते गए कि आपकी रोड बन जाएगी, जो कि बनी नहीं है। ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ है। आपकी रोड बन जाएगी, घर दे देंगे आपको, आपके साथ आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी, पानी दिया जाएगा, जबकि ये भी नहीं हुआ है। हमारे लोगों के अगर थोड़ी सी बोलते हैं ना कि थोड़ी सी हिम्मत करते, यहाँ पे कोई भी अगर हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम हो जाती है तो सबके सब जुड़ जाते हैं। ये जी बिल्कुल। अपने ही डेवलपमेंट के लिए आगे क्यों नहीं आते हैं? क्यों कभी इन्होंने एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी, कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी, कभी भी फोकस नहीं किया कि हेल्थ सेक्टर के हमारी अगर सेहत होगी, हम सेहत याब होंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में बहुत से ऐसी लैक कर रही हैं, उस पर कभी आवाज क्यों नहीं उठाई? मुझे लगता है कि जो कॉमन पीपल है ना, इनको अपने राइट्स जो है ना उनको यूज करना नहीं आता, और उसमें सबसे बड़ा हाथ इन्हीं पॉलिटिशियंस का रहा है कि ये पॉलिटिशियंस इनको झूठे झूठे वादे देते रहे और ये उन्हीं पे यकीन करते रहे। तो सबसे बड़ा कसूर तो मैं इन का, ये जो बोलते हैं ना कॉमन लोग, मैं इन्हीं का समझूंगी। और कसूर इनका भी नहीं है, ये आज की बात नहीं है, वो बहुत पुराने लोग हैं। तो उनको कभी हमारे पॉलिटिशियंस ने इस तरीके का विजन दिया ही नहीं कि यहाँ कॉलेज बन सकते हैं, स्कूल बन सकते हैं, आपके स्कूल बेटर हो सकते हैं। हमारे बच्चे बहुत बहुत काबिलियत रखते हैं। जम्मू, मैं बिल्कुल। बोलती हूँ पुंछ। अच्छा, एक चीज, एक सवाल बीच में से निकल के आ रहा है। हमारे एक अच्छे दोस्त हैं एडवोकेट अजीत वर्मा, मैं उनका जो है कमेंट आपके सामने ही रख लूंगा और मैं चाहूंगा कि मैं उसको सामने रख कर ही पढूं।
ये लिखते हैं कि एनसी में आपके पिताजी थे जब एजाज जान साहब एमएलए थे, क्या उन्होंने एजाज जान साहब को फोर्स नहीं किया? जी, मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी, जहाँ पे एजाज भाई की बात आती है तो मेरे वालिद उनके साथ कुछ ही टाइम तक रहे, उन पहले वो उनके उनके वालिद के साथ रहे। उनके वालिद जी साहब बहुत बहुत चीज बहुत, अगर एजाज जान साहब जो हैं वो आज वो एमएलए बने थे तो वो अपने वालिद साहब की बदौलत बने थे। उनके साथ रह के मेरे वालिद साहब को ही पता चला कि ये इंसान किसी और ट्रैक पे है, या मे भी उनकी आइडियोलॉजीज नहीं मिली होंगी तो तभी उन्होंने एनसी छोड़ी। हम्म, अच्छा। और मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे वालिद साहब ने उनको कोई सजेशन नहीं दी होंगी, बहुत सी सजेशंस दी लेकिन जाती है, लेकिन उनके वाले साहब को तो आपने सजेशन दिए होंगे, तब क्या कुछ नहीं हुआ? कि उनके वाले साहब ने भी कुछ नहीं किया? बिल्कुल दी होंगी, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ नहीं दी होंगी, बिल्कुल दी होंगी, लेकिन बोलते ना वहीं हम्म, पे कि जहाँ पे इंसान को अपना फायदा दिखता है वो अपना फायदा देखते, तो उनको अपने फायदे जहाँ दिख रहे थे वो उन्हीं चीज के पीछे, वो सुनने के शायद काबिलियत नहीं रखते थे। ठीक है, तो उसकी वजह से आपके जो है वाले साहब ने एनसी छोड़ी है। आ, अब मैं एक चीज और आपसे जो है वो जानना चाहूंगा। अभी हाल में जो है वो हमारे चेयरपर्सन के जो है इंतखाबात होते हैं, क्या वजह रही कि कांग्रेस का चेयरपर्सन नहीं बना? कहीं अपने ही लोगों ने धोखा तो नहीं दे दिया? जी, जी, बिल्कुल, कांग्रेस के कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की। अब उनके अपने कुछ इश्यूज़ हैं, उनके अपने कुछ पर्सनल ग्रजेस थे जो उन्होंने निकाले। उसमें किसी का कोई कसूर नहीं जाता है। बात इतनी होती है कि आपको पता होता है आप किसको आगे लेके आ रहे हो, उसमें आपका फ़ायदा है, किसी और का फ़ायदा है। अगर इन्होंने पब्लिक का फ़ायदा देखना होता, पब्लिक के फ़ेवर में कोई काम करना होता, मैं खुद को नहीं बोलती कि मैं मेरे में बहुत से टैलेंट है तो मुझे इन्होंने क्यों नहीं चुना। पर इनको कम से कम इतना देखना चाहिए था कि हम ऐसे बंदे को चुने जिसको पूरी डिस्ट्रिक्ट को सँभालना है। तो हमारी चेयरपर्सन ने डिस्ट्रिक्ट को कितना संभाला है या वो कितना संभाल पाएंगी, मैं ऐसा नहीं बोलती कि वो नहीं संभाल पाएंगी। वो भी एक एजुकेटेड वुमेन है, आई एम श्योर कि वो बहुत कुछ करना चाहेंगी। बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एक जीतता है एक हारता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए, हमें अपना काम आता है, हम डीडीसी मेंबर हैं तो हमें पता है हमें जो आप काम आता काउंसिल है हम में वो जी, अब आप काउंसिल में क्या रोल अदा कर रही हैं? क्या आप अपोजिशन का रोल अदा कर रही हैं? किसी तरह से जी नहीं, प्रेशर के तौर पर जी जी, काम कर रही हैं? नहीं नहीं, मैं इस चीज़ को मतलब मुझे इस चीज़ को बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम 14 मेंबर्स बहुत बिल मिल-जुल के काम करते हैं, और मैंने ये चीज़ उनमें भी देखी है कि उनमें भी ये विल पावर है कि हमें अपने लोगों की जो है सेवा करनी है, हमें अपने लोगों के एरिया, हमें अपने एरियाज़ को डेवलपमेंट मतलब डेवलप करना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे उनको वोट मिले हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई अपोज़िशन का काम नहीं कर रहा है, हम सब मिल-जुल हम्म, के काम कर रहे हैं। अच्छा। आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में के हवाले से आपने कोई बजट, कोई प्लान बनाया है? जी, अभी जो है पहले ये 15 एफसी का प्लान बना था, उसमें बहुत से लोगों को उसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है, उसमें यही है कि किसी को हम्म, बाथरूम दे दिया, किसी को रोड दे दी, ये छोटे-मोटे काम, तो वो हम्म, प्लान बनाया। उसके बाद हमारा दूसरा प्लान है कैपेक्स बजट का प्लान आया है, जिसमें पर कॉन्स्टिट्यूएंसी 71 पॉइंट समथिंग लाख दिया गया है, जिसमें हम चाहेंगे कि हम उसमें या एक तो रोड कनेक्टिविटी का होगा, उसके बाद जल जीवन मिशन के अंडर जो स्कीम्स हैं, 10-12 स्कीम्स निकली हैं उसको टेकअप करेंगे। उसके बाद उसमें ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दी जाएगी, क्योंकि हमारा जो ट्रांसमिशन है ये ट्रांसमिशन लाइन है वो 15 केवी 25 केवी है, तो उसको अपग्रेड करके 100 केवी करने का प्रोग्राम है। और उसके बाद अच्छा। रोड कनेक्टिविटी, हैंड पंप्स ये वगैरह, तो उस कैपेक्स बजट में हम ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। एक एक बड़ा मुद्दा है, बड़े अरसे से जी, देखते आ रहे हैं, क्योंकि 2012 में आपको याद होगा, 2012 में गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक बर्फबारी हुई थी पुंछ में। ये पूरी रियासत में हुई थी, जिसकी वजह से हमारी 132 केवी की ट्रांसमिशन लाइन जो है वो पूरी तहस नहस हो गई थी। उसके बाद एक एफआईआर लगी थी, विजिलेंस में वो केस चला गया था, और बहुत से लोगों के, 13 लोगों के नाम थे, ऑफिसर्स के नाम थे। उनका कोई पता नहीं है वो आज किस हालत में है, क्या सिचुएशन है, और उसके बाद वो ट्रांसमिशन लाइन का स्टेटस क्या है?
उस बारे में ऐसा है कि ये जो मुझे उसके क्योंकि रिलेटेड इतना हमारे पता नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त आप हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जी, जी, रिप्रेजेंटेटिव आप हैं, बात आप बिल्कुल जी मैं बिल्कुल इस चीज़ को एग्री कर रही हूँ, लेकिन मैं टू बी ऑनेस्ट मुझे इस बारे में सच में पता नहीं है। पर हाँ, मैं ज़रूर इस बारे में पता करूँगी। मुझे इसकी नॉलेज नहीं है। हम्म, मुझे इतना पता है कि 132 केवी जो ट्रांसमिशन लाइन थी यहाँ से जो हम्म, ग्राबा से चंडक की थी, उसके बारे में हम बात बिल्कुल। कर रहे हैं। हम बार-बार उस चीज़ का इश्यू जो है वो रेज़ कर रहे हैं कि उसको वो काम शुरू किया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा इश्यू रहता है। जी, इलेक्ट्रिसिटी का तो बहुत बड़ा इशू रहता है, उसके साथ-साथ जो है वो पानी का भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, क्योंकि अगर जो हमारे हैंडपंप ना होते तो शायद मुझे लगता है कि हमारा पुंछ जो है वो प्यासा मर जाता है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन जी, जी। हमारी वाटर सप्लाई है वो बहुत खराब खराब है, आज आज भी हालत खराब है। क्योंकि मैं आपको एज़ ए रिप्रेजेंटेटिव पूरी पुंछ का मानता हूँ, इसीलिए मैं वहाँ पे बात करूँगा कि पुंछ का आपका जो नेक्स्ट हवाले से जो पुंछ के लिए क्या विजनरी डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया है? और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो चाहते हो कि पुंछ में होनी चाहिए, या जिसके लिए आप जो है वो हमेशा कोशिश रहेंगे या कोशिश करेंगे, या जिसे हम नियर फ्यूचर में देखना चाहेंगे? जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं एजुकेशन की बात करूँगी। एजुकेशन में सबसे पहले हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस खुलना चाहिए, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है ये खुलना चाहिए, और उसके बाद मैं वुमेन कॉलेज की ये बात पॉलिटेक्निक करूँगी। कॉलेज तो है ऑलरेडी शायद मेरे ख्याल से। पॉलिटेक्निक कॉलेज है, लेकिन उसका जो कॉलेज जो है वो एक हॉस्टल में चल रहा है, और हॉस्टल में। पॉलिटेक्निक कॉलेज जी, जी, हॉस्टल में चल उसकी रहा है, और बिल्डिंग उसका वगैरह काम भी जो अभी है वो कहीं काम चल रहा था, जी, वो जी, भी वो शायद कहीं साथरा में रुका चल पड़ा रहा है उसमें। जी, जी, वो रुका पड़ा है, तो वो काम शुरू जी। किया जाए, और उसमें जो फैकल्टी कम है वो फैकल्टी की दी जाए। काम शुरू होगा, क्लासेस लग रही हैं, लेकिन उतनी नहीं जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, उतनी नहीं है, फैकल्टी नहीं है, फैकल्टी होनी चाहिए। और मैं जी। वुमेन कॉलेज की बात करूँगी। मैं ऐसा नहीं है कि मैं को एजुकेशन के अगेंस्ट हूँ, पर ऐसा है कि हमारे गाँव की बहुत सी ऐसी बेटियाँ हैं जो सिर्फ़ 12th तक पढ़ती हैं। उसके बाद आज बिल्कुल। भी वो ऑर्थोडॉक्स सोच कुछ पेरेंट्स रखते हैं, या मे बी सिक्योरिटी इश्यूज़ की वज़ह से उनको भी सिक्योर होना है। तो वुमेन जी। कॉलेज एक बहुत बड़ी, बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि मैं चाहूँगी पुंछ में वुमेन कॉलेज हो। और उसके जी। बाद हेल्थ सेक्टर हर तरीके से चाहते हैं कि हेल्थ सेक्टर जो है, हेल्थ सेक्टर में जितनी चीज़ें लैक कर रही हैं वो चीज़ें उनको दी जाएँ। स्पेशली जो डॉक्टरों की वैकेंसी है, मतलब डॉक्टर बहुत पुंछ में जितने डॉक्टर्स होने चाहिए वो डॉक्टर्स नहीं हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की बात की जाए तो हमारे फार्मर्स सब्सिडीज़ होती हैं, इन सब्सिडीज़ के थ्रू बहुत से ऐसे जो हैं उनको फ़ायदा मिल सकता है। उस चीज़ के लिए हम अवेयर कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो बाकी रहा जी। टूरिज्म। टूरिज्म एक बहुत हम्म, इम्पोर्टेंट जो है पार्ट करता है। टूरिज्म जैसे कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे रिलीजियस पॉइंट हैं, जैसे कि मैं अपने अपने ब्लॉक की बात करूँ, नंगाली साहब आता है, साईं बाबा मीरा आता है, ये फ़क्र ज़ियारत है उनकी है, और साईं कुल्लू ज़ियारत है। वहाँ पे अगर टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा एंड स्पेशली वहाँ पे हट बनाए जाएंगे, पार्क बनाए जाएंगे, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी मिल हम्म। जाएगी। और तो दूसरा ये आता बात, है पूरे ये एक बात मैं आपसे यहाँ रोकना चाहूंगा, क्योंकि हर सियासतदान आके ये बात कहता है। मैं अब ये नहीं चाहता हम हूँ कि बात ग्राउंड पे जी क्या हो रहा है, ग्राउंड पे क्या हो रहा है, जी इसके जी ऊपर हम कब जी बात ये करें, मतलब ये हम सारी दिखा दें चीजें कि भाई ये होना है। अब क्या होता है नहीं कि जो नहीं नया ये सियासतदान आता है वो तो कहता है मैं करूंगा, फिर जब वो 5 साल निकल जाते हैं उसके बाद कहता है यार मुझे पावर नहीं मिली, मेरे पास मेरी हुकूमत नहीं बनी, नहीं ये नहीं मिला, मुझे पूरा ये मौका नहीं मिला। नहीं नहीं ये सारी चीजें हम टेकअप कर रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ बात कर रहे हैं। मैं जो जो बातें कर रही हूँ ये सारी की सारी इश्यूज हम टेकअप कर रहे हैं, कंसर्न अथॉरिटी से बात कर रहे हैं। और ये सारी की सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रही हूँ, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये इश्यूज हमने रेज किए हैं, बहुत सी ऐसी चीज, बहुत से ऐसे हम्म, जो टॉपिक हैं उनको जो टेकअप भी किया हुआ है। जी। पूंछ फोर्ट की बात हम आपने जैसे बात करी थी कि पूंछ फोर्ट से चला गया 2005 में, जो एक जलजला आया जिसने हमारे पूरे पूरे जो है साउथ एशिया को हिला डाला था। तकरीबन हम पर्टिकुलरली बात करेंगे तो हमारे जो जम्मू कश्मीर का जो सराउंडिंग था, एपी सेंटर तो हमारे पास में ही था।
उसको पूरी तरह से हिलाड़ दिया था। उसमें उस पुंछ किले ने बहुत खोया। वो एक हमारी जी पहचान थी, जिसमें उस पुंछ किले ने बहुत सारे अदवार देखे हैं, बहुत सारे दौर देखे हैं, जिसमें उसने सिख दौर को भी देखा, मुस्लिम दौर को भी देखा, उसने एक डोगरा रूल को भी देखा, और पुंछ की बहुत सारी जो है तारीख को बड़े गौर से देखा है उसने। लेकिन आज वो तारीख का एक हिस्सा बन गया है कि 2005 में कुछ हुआ था वहां पे, और उसके बाद वो टूट फूट गया है। कोशिश की गई उसे बाहर से चमकाने की, अंदर से वो कितना सही है, किस हालत में है, इसके ऊपर कितनी बात हुई। इसके ऊपर भी बात हुई, लेकिन बात वहीं आके रह जाती है कि हम बात ही करते हैं, हमारी बात सुनी नहीं जाती। मतलब बीइंग एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने के बावजूद मैंने मैंने वही कहा ना, हमें ज़रूर कहा गया कि ऑनरेरियम के लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे, हम ऑनरेरियम के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम पावर्स के लिए लड़ रहे थे कि हमें एम्पावर किया जाए। ब्यूरोक्रेसी से जब तक अपर हैंड नहीं होगा, बिलीव माने कि कहीं पे पानी अगर नहीं होता है या इलेक्ट्रिसिटी में कोई फॉल्ट आ जाए, हमें 10-10 फोन करने पड़ते हैं, तो जाके हमारी बात सुनी जाती है। तो जाके हमारी बात सुनी जाती है, और फिर भी पूरा काम नहीं होता है, उनके अपने इश्यूज होते हैं, हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। और बात वही आती है कि जब तक अपर हैंड नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि ये सारे के सारे जो काम है ये ग्राउंड लेवल पे किए जा सकते। पर ऐसा भी नहीं है, हमें पब्लिक ने चुना हुआ है, हम की तरफ से ऐसा नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, हम हर एक कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक को उनका जो है हक मिला जाए। जी जरूरी। अच्छा, हम देखते हैं कि पीएमएवाई, जिसे पहले आईएवाई कहा जाता था, अब उसे पीएमएवाई कहा जाता है, तो आपके इलाके में उसकी प्रोग्रेस क्या है? कितने लोगों को घर मिला है, या कितने लोग जो हैं वो अभी भी मुंतजिर हैं कि हमारे शायद इलाके कुछ में मिल ये है जाए? कि नहीं नहीं, हमारे इलाके में ये है कि बहुत से लोगों को घर मिले हैं, बहुत से लोगों ने फ़ायदा लिया है। लेकिन मेरी ही पंचायत में जो है कुछ निग्लेक्ट किए हैं, जैसे बनपत आता है, नूना बांडी आता है, ये टोटली निग्लेक्टेड एरिया है। तो हम इनको भी टेकअप कर रहे हैं कि इन एरियाज़ को भी पीएमएवाई के थ्रू जो है फ़ायदा दिया जाए। ठीक है। एमजी नरेगा बड़ा मशहूर सा जो है वो हमारी स्कीम है, और बहुत से आवाम की तक जो है उसका फायदा डायरेक्टली भी पहुंचता रहा है कि इनडायरेक्टली भी पहुंचता रहा है, लेकिन उसके ज्यादातर जो बेनिफिशरीज हैं वो कुछ ही लोग रहते हैं, और बाकी गाँव वाले बेचारे सिर्फ वो मुंह ताकते रहते हैं। जॉब कार्ड्स उनके कुछ लोगों के पास होते हैं, और फिर काम कुछ और लोग करते हैं, और पैसा किसी और के अकाउंट में चला जाता है। ये सारा सिलसिला चलता आ रहा है, चलता रहेगा। लेकिन जमीन पर जिन ढंगों पर, जिन रास्तों पर, जिन पगडंडियों के लिए वो काम जो पैसा आता है, वो पगडंडियां सालों से वैसी हैं, या दोबारा से बार बार उन्हीं को नापा जाता है और फिर उसी के ऊपर पैसा विड्रा किया जाता है। क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ सच में है या? जी, जी, बिल्कुल ऐसा है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करती हूँ, ऐसा ही है। बहुत से लोग पैसा लेके खा भी चुके हैं, लेकिन अगर आप भी आज भी उन जगह पे जाएँगे जहाँ पे काम हुए हैं, तो वो काम ना होने के बराबर रहे हैं। पर बहुत से ऐसे इश्यूज़ आए हमारे पास और उनको हमने सॉर्ट आउट किया। बहुत से ऐसे लोग थे जो बीच में इन्वॉल्व थे, तो उनको वो आंसरेबल भी थे और उनको देना भी पड़ा और उनको इस चीज़ की पेनल्टी भी भरनी पड़ी। बड़ी जरूरी। मुगल रोड के लिए बहुत सारे, जिसमें आपका नाम नहीं हमने देखा, मुगल रोड के लिए बहुत से लोगों ने जो है वो ये डीसी साहब को लिखा कि इसे जल्द अज जल्द खोला जाए। खैर, अच्छी बात थी। लेकिन इसके अलावा सब कौंसिल इकट्ठे होकर किस मुद्दे के लिए जो है वो डीसी साहब को उन्होंने बोला, किस जो एक आवाज के साथ जिन्होंने डीसी साहब को ये प्रेशराइज किया हो कि आज तो ये काम होना चाहिए, हमें ये प्रायोरिटी पे रखना है, ये अर्जेंट काम है। जी, जी। जो मुगल रोड की आपने बात की, उसमें मेरा नाम इसलिए नहीं हम्म, था क्योंकि मैं उस मीटिंग में गई नहीं थी। मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, मैं हम्म, जा नहीं पाई थी। जी। तो मुगल रोड तो लाइफ़लाइन है, ओपन होनी चाहिए, हम भी यही चाहते हैं और अच्छा है उन्होंने डीसी साहब को इस चीज़ के लिए कंपल्शन किया है, तो आई एम श्योर कि कोई ना कोई आउटकम निकल के आएगा। बाकी मेरी कल ही बात हुई थी, मैंने कल ही सबको इस चीज़ मैसेज किया था कि हम सबको जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना चाहिए और हॉस्पिटल का जो हाल है उसके लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि हमें हम्म, पता है कि कंडीशन क्या है। अब इससे वर्स्ट हो सकती है, तो उससे पहले हमें कोई एक्शन हम्म, लेना चाहिए और इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में सभी जाएंगे
डीसी साहब से ये काम करवा के रहेंगे। अच्छा, करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम अगर अगर देखेंगे ना, तो करप्शन इज ए मल्टी फैसेटेड ड्रैगन, ठीक है ना। इट हैज सीप्ड इनटू द ब्लड वेसल्स ऑफ द सोसाइटी, एंड मुझे लगता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट रिड ऑफ इट। बट हम एक चीज हम समझना चाहते हैं कि छोटे छोटे लेवल पर, छोटे छोटे लेवल पर जो पैसे देकर जो काम होते हैं, उसके अलावा जो, जिसे हम कह सकते हैं कि एथिकल करप्शन, वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। स्कूलों में टीचर्स नहीं जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं है। लेकिन मैं उसका सवाल इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जब से आप बने हैं तब से कोरोना है, स्कूल का वैसे ही सिस्टम पूरा बंद है, ऑनलाइन क्लासेस है। अब सवाल आ रहा था इसी के हवाले से, आंगनवाड़ी सेंटर्स के हवाले से। फिर भी वही कहूंगा कि कोरोना है, तो इसलिए उसको भी, उसके हवाले से भी मैं सवाल जो है वो पूरी तरह से नहीं मतलब करना चाहूंगा। लेकिन बिजली एक इम्पॉर्टेंट इशू है। हम देखते आ रहे हैं कि बिजली में जो कैटेगरीज हैं, इसमें जो है वो जो बीपीएल हैं, जो उनको 100 या 110 रुपये उनका माहाना किराया होता है। तो कई लोगों को जो है वो अभी भी बीपीएल में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उनको फ्लैट रेट 370-75 रुपये का जो है उनसे वसूला जाता है। आपने कभी इसके बारे में बात करी है अथॉरिटीज से? जी, जी, मैं बताती हूँ। जो आपने बात की कि बीपीएल वाले हैं, हाँ, ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि बहुत से ऐसे बीपीएल वाले फैमिली हैं जो बहुत गरीब हैं और वो डिज़र्व करते हैं ताकि गवर्नमेंट की तरफ से उनको फ़ायदा दिया जाए। लेकिन बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो एपीएल होते हुए भी बीपीएल में आ रहे हैं, और हम इस चीज़ पे हमने टेकअप किया है, और हम इस चीज़ पे हमने बात भी की है, और बहुत से ऐसे थे जिनको उनका दिया गया है। और इलेक्ट्रिसिटी की बात जहाँ आती है, तो मतलब मैं हैरान होती हूँ, जिन लोगों के घरों में बिजली भी नहीं जाती वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल जाता है। बिल्कुल, तो ये तो इस है। जी, जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल जाता है। इस बारे में भी हमने बात की कि जब इलेक्ट्रिसिटी तो होती ही नहीं है गाँव में, अगर स्पेशली देखा जाए, और रमज़ान के इस महीने में हम सब थक गए बोल-बोल के, पानी दे दो, बिजली दे दो। किस तरीके से आप बिलीव करो, हमें 10-10, 12-12 फ़ोन करने पड़ते हैं। हमेशा उनका यही एक्सक्यूज़ होता है, हमारे पास एम्प्लॉयी नहीं है इस टाइम, इसका ये मटेरियल नहीं है, ये वाला ये चीज़ नहीं है, और बहुत से ऐसे उनके अननेसेसरी और बोलते हैं ना अजीब से आंसर्स वैसे होते हैं। लेकिन फिर भी चलो 10 दिन बाद ही सही, लेकिन वो सुनते ज़रूर हैं। तो उनके लिए एक तो हाँ, एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय कम है, उसके उसके बारे में हमने बात की कि एम्प्लॉय होने बहुत ज़रूरी है। और इलेक्ट्रिसिटी की जहाँ बात आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी होना भी बहुत ज़रूरी है, उस बारे में भी हमने बात की है। और इवन जब लास्ट टाइम हमारी डीसी साहब से बात हुई थी, तब ये सभी के सभी जो ऑफिशियल्स थे ये बैठे हुए थे, तो इनसे फेस टू फेस बात हुई है। सबने बोला है कि हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस चीज़ को जो है ख़त्म किया जाए, इस चीज़ पे कुछ ना कुछ किया जाए। मतलब ये माना जाए माना जाए, हम भी मजबूर हैं और आप भी मजबूर हैं। जितनी बात हम कर रहे हैं, तो आप भी अगर उतने ही मजबूर हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप रिप्रेजेंटेटिव होने के बावजूद अगर अपनी बात को पूरी तरह से मनवा नहीं सकते, तो हम जैसे लोगों का क्या हाल होगा? जी, जी, मजबूरी इसलिए है क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि हम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे हमें वो मिली नहीं, लेकिन बात इतनी है कि हम मजबूर नहीं हैं, हम अपना काम फिर भी कर रहे हैं। हमारे पास पावर हो या नहीं हो, हमें लोगों ने चुन के आगे लाया, और लोगों को पता है कि उनकी बातें कौन सुन सकता है और उनकी बातें कौन पूरी करवा सकता है। तो हम उसी कोशिश में हैं, और इंशाल्लाह वही कोशिश करते रहेंगे। हम तो तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाएँगी। अच्छा, आपके लिए जो आपको कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड कुछ मिला? कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड एक तो मैंने आपको बताया 15 मिला है, उसके बाद केपेक्स बजट मिला है, बाकी अभी जी, नहीं मिला है कोई। अभी कुछ भी नहीं मिला है। खैर, उम्मीद करते हैं कि वो मिलेगा, और कुछ ना कुछ जो है वो लोगों की जो परेशानियां हैं उसके ऊपर आप जो है वो बात करेंगी। जी, अ, जी, इंशाल्लाह। क्योंकि ये मामला ऐसा है, क्योंकि हम बात करना चाह रहे थे कि हम अपने स्कूल की बात करते, यूनिवर्सिटीज की बात करते, यहाँ पर रेलवे लाइन क्यों नहीं पहुंची है उसकी बात करते, सुरनकोट के अंदर एयरपोर्ट बना, जो उसका प्रोजेक्ट बनने के बाद जो है उसको कैंसिल क्यों कर दिया गया। हम बात कर सकते थे यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट्स क्यों नहीं हो रही हैं। हमारे पास 3-3 ग्राउंड होने के बावजूद जो है वो वहाँ पे कुछ भी इस तरह से नहीं हो पा रहा है।
तो बदकिस्मती है कि हमें आज इन बातों पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारा एक छोटा सा पुल टूट गया था 2014 में, वो क्यों नहीं बना है। बड़ी है कि वो जो निरगा का पैसा था वो कहाँ जा रहा है, बीपीएल में के लोगों को बिजली क्यों नहीं मिल रही है, बिजली खंभों के बजाय जो है वो दरख्तों पे क्यों लगी हुई है। इन बातों पे हम बात कर रहे हैं, ये बदकिस्मती की बात है। आपसे जो है वो बात करके हमें वो अच्छा लगा, और हमें उम्मीद है कि आप जो है अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए रिवायती सियासत से हट करके कुछ नया काम करने चाहिए। एक सवाल मैं आखिरी और पूछते पूछते जाऊंगा। खैर आपने वो बातों बातों में वो चीज बता ही डाली है, क्योंकि हम ये चाहते थे कि हमने पहले भी एक प्रोग्राम में ये बात करी थी, क्या डीडीसी जो है क्या वो इस में कामयाब हुए हैं कि वो पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बना सके। सवाल अब ये उठता था कि ठीक है हमारे पास कई बार कई जगहों पर मैन पावर नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज पूरे नहीं है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं उनको स्ट्रीमलाइन कितना किया गया, उनको कितनी जो है वो ठीक किया गया, यहाँ तक कितनी कोशिश करेंगे। अगर आप पूरे इलाके की बात करें तब भी नहीं, तो आप अपनी कंस्टिट्यूंसी के बारे में बताएं। जी, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करके हम बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे बात की कि पीएमजीएसवाई की स्कीम है, उसमें अपग्रेडेशन के लिए बहुत सी गई हैं। जल जीवन मिशन में भी बहुत से ऐसे घरों में पानी गया है, और ये पीएमएवाई के थ्रू भी चीजें जो हैं वो जो लोगों तक पहुंचाई गई हैं। एग्रीकल्चर में हमने लोगों को अवेयर किया है, उनको बोला है सब्सिडी लो, क्योंकि बहुत से स्कोप है ताकि उनसे उनकी जो है कारोबार चल सके, घर चल सके। तो जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करके हम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है हम उन्हीं रिसोर्सेज पे रहेंगे। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि गवर्नमेंट हमें भी दे, ताकि हम जो है पब्लिक का काम पूरी की पूरी तरीके से कर सकें। ठीक है, मैं कुछ कमेंट्स ले लूंगा पब्लिक के, जो मैं दिखाता हूँ, 2-4 कमेंट्स होंगे वो आपसे बात करेंगे। ये आदिल हमीद हैं, ये लिखते हैं कि वार्ड नंबर 2 पुंछ सिटी के लोगों से 27 साल से सिर्फ पॉलिटिशियन ने वादा किया है आपके मोहल्ले में रोड बनेगी, लेकिन आज तक नहीं बनी। ये वार्ड नंबर 2 कामसर की बात कर रहे हैं शायद। मैं बोलूँगी कि चलो पुंछ मेरे वालिद साहब के अंदर आता है, मैं उन तक ये बात ज़रूर पहुँचाऊँगी, और इंशाल्लाह वो इस चीज़ को ज़रूर टेकअप करेंगे। जी ज़रूर आदिल साहब, ये आपकी बात पहुंच गई है अपने सही जगह पे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ दिनों के अंदर कुछ ना कुछ इसके हवाले से होगा। एक सड़क थी जो शायद जो है वो ऊपर का जो मोहल्ला है, जो कामसर से ऊपर का मोहल्ला है, इसके ऊपर जो ये उसकी बात कर रहे हैं। तो जी, चलो मैं खैर, पहुँच उस जी उसके बाद आता है कि ये आदिल जी, हाँ यही तो एक और भी लिख रहे हैं कि 3D मॉडल रिक्वायर्ड फॉर पुंछ एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है हम इस पर बात कर चुके हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ब्रॉडर जो है वो सब्जेक्ट है। तो इसके लिए सड़क भी उतनी हम कह सकते हैं, इसके लिए बिजली भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, और उसके बाद हर चीज इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है जो हम बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर बहुत लंबा वक्त चाहिए मैं हम लोगों को। इसका जी जी, और इसमें समग्र स्कीम जो है गवर्नमेंट ने निकाली है इसमें एजुकेशन में, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है प्राइम, और उसमें जो है हमारी एलिमेंट्री से लेके सेकेंडरी जो स्कीम्स हैं वो भी आती हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा, और बिल्डिंग्स वगैरह सारी चीज़ें आएंगी, जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आई एम श्योर कि बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट भी किया जाए, क्योंकि स्कीम्स तो बहुत आती हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। हाँ, सवाल सवाल यही है, ऐसा नहीं है कि पैसा जो है वो नहीं आता है, मसला ये है कि वो जी जी। पैसा जमीनी सतह पर किस कदर जो है वो जो लगता है। अब इसके बाद सवाल आता है, ये इफ्तिखार चौधरी हैं, ये लिखते हैं कि जनाब सर, एमजी नरेगा स्कीम है जो ग्राउंड लेवल पर है, अदर स्कीम्स क्यों नहीं, गरीब के लिए वाई। स्कीम सारी गरीबों के लिए ही है, ऐसा नहीं है। हर मैं सिर्फ गरीबों की बात नहीं करूंगी, सेंटर जो भी स्कीम्स निकालती है वो सबके लिए है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यही रहता है कि लोगों को पता नहीं होता है, और पॉलिटिशियन उन स्कीम्स का क्या करते हैं वो फिर रब ही जाने। अब पॉलिटिशियन तो पर आप हमें भी हैं, पर आप इसी हमें कमरे में आते हैं। हमें नहीं अब हम नहीं नहीं सर, ये हम उम्मीद नहीं ये नहीं। रखते हैं कि आपसे जब हम अगली बार बात करेंगे, अगली बार मिलेंगे, तो ये सवाल आपसे हम इसी कठोर तरीके से पूछेंगे। जी जी बिल्कुल, आ, मुझसे जरूर पूछिएगा। हाँ जरूर।
आज अच्छा, एक हमारे लिखते हैं कि बीपीएल जुमरे में बीपीएल जुमरे में आने वाले के लिए इलेक्ट्रिसिटी का किराया। खैर इस सवाल को हम जो है वो अभी बात कर चुके हैं, इसको दोबारा बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है कि कुछ स्टेट्स में ये भी हम बात कर चुके हैं कि कुछ स्टेट्स में बीपीएल फैमिलीज को 100 या 200 यूनिट्स पर तक फ्री है, लेकिन जेएंडके में और स्पेशली पुंछ में क्यों नहीं, इसके ऊपर पॉलिटिशियंस की क्या राय है? खैर इसके ऊपर क्योंकि ये फ्री वाला मामला है, हम बिल्कुल जी जी जो है वो 100-110 रुपए वाली बात कर चुके थे। तो यस, क्या लगता है आपको, क्या ये फ्री हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर किसी की करने की बोलते हैं ना क्षमता हो सकता है। बीपीएल वालों को जो होता है वो गरीब लोग हैं, अगर गरीबों को इनका फायदा नहीं दिया जाएगा तो फिर क्या फायदा है। जी। अच्छा, उसके बाद आता है कहते हैं कि आज भी लोग बिजली पानी बेसिक फैसिलिटीज के लिए, खैर बात कर चुके हैं। उसके बाद लिखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूवमेंट कर ये लिखते हैं सफ़ीर चौधरी हैं। ये लिखते हैं एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट टीचर्स खुद स्कूल जाते नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली अपने बच्चों को सिटी में एजुकेशन देते हैं। मैम से क्वेश्चन है, एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? ये एक ऐसा सर सवाल है जो हम हर बार पूछते हैं। मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि ये गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं मैं उन्हीं की बात करना चाहूँगी। अपने बच्चों को ये प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं अपने जेब से पैसे देके। प्राइवेट स्कूल में बिल्कुल। प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। गवर्नमेंट स्कूल में पैसे लेते हैं। इनको इतना याद रखना चाहिए कि हमारे बच्चे भी कहीं पढ़ रहे हैं। किसी के बच्चों के साथ अगर आप नाइंसाफ़ी कर रहे हो तो आपके बच्चों को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारे गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं ना उनको अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। सभी ऐसे नहीं है, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन बहुत ऐसे टीचर्स हैं जो स्कूल नहीं जाते। और मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आगे आके ऐसे टीचर्स के अगेंस्ट जो है बोलो, ताकि हम उनके अगेंस्ट एक्शन ले सके। उनको भी पता चले कि बच्चों के फ्यूचर के साथ जो खेल रहे हो वो खिलावट बंद कर दो, ताकि ये जो बेचारे बच्चे गरीब बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि ये प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में इनको सारी की सारी फैसिलिटी दी जाती है, आप इनको पढ़ाते क्यों नहीं है। और सर हाँ बहुत सा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये भी है कि ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहाँ पे टीचर्स कम है। एक ही टीचर, दो ही टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पे मैथ का टीचर नहीं होता है, कहीं पे साइंस का टीचर नहीं होता है। तो ये भी एक है, बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हमें लगता है कि टीचर ही होने चाहिए हर जगह, और जो टीचर्स उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरी की पूरी करनी चाहिए। खैर एक सवाल और निकल के आ रहा है कि डॉक्टर नाजिया गनी साहिबा जी, मैंने आपको वोट किया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आपको वोट करने के बाद जमहूरियत को मजबूत करने के बावजूद पुंछ में अफसरशाही निज़ाम क्यों है? ये तो गवर्नमेंट ने ही हमारे मत पे डाला हुआ है, इसमें मैं आपको क्या आंसर दे सकती हूँ। खैर उस पे वो अपनी जो है मजबूरियां बता चुकी हैं, तो शुरू से वो वीडियो देख लेंगे तो उनकी मजबूरियां हमें बता दी उन्होंने। तो तो फिर से ये लिखते हैं मनमानी करते हैं, तो फिर वही बात आती है। उसके बाद ये लिखते हैं कि हाँ, यूथ हॉस्टल की ज़रूरत है जी, क्योंकि अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है। ये जो ये जो तो नेशनल स्पोर्ट्स हो सकते हैं कुछ, मुझे आई एम नॉट एबल टू रीड इट प्रॉपरली। ये हॉस्टल की बात कर रहे हैं, एक्चुअली एक्चुअली जी यूथ जी। जो ये हॉस्टल की बात कर रहे हैं। और ये हैं तारिक अंकल हैं, और मैं इनको बोल भी चुकी हूँ कि जो इस अच्छा। चीज़ को हमने टेकअप किया था, इनको इस चीज़ को हमने टेकअप भी किया था। तो तब जो हमारे डीसी थे उन्होंने कहा था कि जो स्टेट लैंड है वो हम देख रहे हैं, जैसे ही स्टेट लैंड मिलेगी वैसे ही हम इस पे काम करना शुरू करेंगे। लेकिन बहुत ही ऐसी बातें आती है जहाँ स्टेट लैंड की बात आती है, वहाँ लोग खुद की बातें लेके आ जाते हैं कि ये हमारी ज़मीन है। तो ऐसे मसले हैं, लेकिन हाँ इंशाल्लाह इस चीज़ को भी जल्दी टेकअप करें हम। जी। अब एक सवाल ये हो गया है। अब जाकिर हुसैन ये लिखते हैं, जो लोग अरसा 15-20 साल से एक ही ऑफिस में टिके पड़े हैं, उनकी ट्रांसफर कब होगी? और ये एक अहम सवाल है, ये ज़रूरी सवाल भी है, क्योंकि एक तरह से जब वो एक ऑफिसर किसी डिपार्टमेंट में काफ़ी अरसा से रहता है, तो ये माना जाता है कि वो जो है वो और करप्शन को जन्म देता है।
जी ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इंशाल्लाह ट्रांसफ़र करवाएँगे। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे पूरी की पूरी कि हम क्या कर सकते हैं, और सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ऐसे ऑफिसेज़ हैं, और इंशाल्लाह होपफुली हम इस चीज़ को देखेंगे और इनके अगेंस्ट करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ। आप एक बार एक्शन लीजिएगा, आपको खुद को खुद फहरिस्तें आपके पास पहुंचने शुरू हो जाएंगी कि कौन कहाँ कितनी देर बस से ठीक है, आप टिका मुझ पड़ा तक ये जिन्होंने लिखा है इन्हीं को बोलेंगे आप तक पहुँचा दें, मैं नहीं, अपने लेवल पे भी। आप एक बार आप एक्शन अपने लेने के लिए सोचिए तो आपके पास फहरिस्तें पहुंचते रहेंगी, कौन कितना किस नहीं जगह सर, से। मैंने और बहुत सी इसी के साथ मैंने में मैंने एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, इसके साथ में और जोड़ना चाहूंगा, जो लोग ट्रांसफर नहीं हुई है वो एक अलग बात है, और लोग जो डेपुटेशन पे मौजूद हैं, क्योंकि बार बार जो है वो गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से डेपुटेशन को, जो खासकर जो लोग कह सकते हैं कि अटैच हैं डिटैचमेंट की, और उनके जो है वो डिटैचमेंट के ऑर्डर्स निकलते रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं ग्राउंड पे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो किसी दूसरी जगह पर अटैच हैं, डेपुटेशन पे हैं, और वो एक डेढ़ साल 2 साल या महीनों की बात नहीं है, कई सालों की बात है, वो अभी तक बाहर से टिके हुए हैं, जिसकी वजह से उनका अपना जो ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है उसकी वजह से बहुत सफर करती है। जी, जी सर, बात जहाँ आती है एक्शन लेने की, तो हाँ, एक्शन तो लेंगे, ऐसा नहीं है कि एक्शन लिया नहीं है, बहुत ऐसे लोगों के अगेंस्ट एक्शन लिया भी है और उसका रिजल्ट भी लोगों ने देखा हुआ है। तो ये जो इश्यूज़ हैं इनके अगेंस्ट भी इंशाल्लाह एक्शन ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अब सवाल बहुत हो रहे हैं, खैर मैं कुछ सवाल लूंगा। अब वार्ड नंबर 17 पुरानी पुंछ नियर बताड़ नाला पिछले 15 साल से नहीं बने हैं। बताड़ नाला पिछले 15 साल से नहीं बनी है, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये क्या बनाना चाह रहे थे नवजोत सिंह हमारे दोस्त हैं। वार्ड नंबर 17 पुंछ नियर बताड़ नाला पिछले 15 साल से नहीं बनी है। शायद किसी पुल या स्कूल की बात कर रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली इसमें पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद हमें कहते हैं कि हाँ, हाँ, एक ये कह रहे हैं शायद ये इंजीनियर इरशाद आजम राथर ये कहते हैं कि हाँ प्लीज टॉक अबाउट द रीओपनिंग द स्कूल फॉर स्टूडेंट्स फ्यूचर। एक एक मतलब बोलते हैं ना कि हमारा एक ये चीज़ भी है कि बहुत से हमारे ऐसी पंचायत से जहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, नेटवर्क नहीं है, और आपको हम्म पता है हम्म 2020 से जो है कि तो टोटली लॉकडाउन है, स्टूडेंट्स कितना सफ़र कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है, हमने बहुत बार जो राहुल यादव सर थे उनको हमने लिखा था, ये मैं दूर की बात नहीं करती हूँ सर, बनपत एडजॉइनिंग है पुंछ के, वहाँ हम्म नेटवर्क नहीं होता, और स्टूडेंट्स कितना सफ़र हम्म कर रहे हैं इस टाइम में, और बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं है। उन्होंने एश्योरेंस दी थी कि टेलीकम्युनिकेशन वालों के साथ मीटिंग करेंगे, एरिया का सर्वे होगा, उसके बाद हम उसको टेकअप करेंगे, तो उन्होंने खैर से वो बात वहीं छोड़ दी। तो चलो इस टॉपिक में फिर से उठाऊंगी और इस रिलेटेड में फिर से बात करूंगी। ठीक है। अच्छा, ये एम चौधरी ये लिखते हैं, मैंने देखा है कि औकाफ इस्लामिया गांव में कब्रिस्तान के घास को बेचते हैं, उसकी कमाई को यूज करते हैं, लेकिन उनकी डेवलपमेंट के वक्त रूरल डेवलपमेंट क्यों करते हैं? औकाफ इस्लामिया को सिर्फ पैसा खाने के लिए रखा गया है, वो पैसा ये कहाँ यूज करते हैं? चलो ये इनसे सवाल ये किया जाएगा, लेकिन ये लेकिन ये मुझे आपके डोमेन में शायद आता है नहीं है, लेकिन आप सवाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अ, मैं इंशाल्लाह। जी, ये क्योंकि इसको आप खैर मुद्दा पब्लिक का इशू लेकर आप सामने जा सकते हैं। जी, जी, अ, बिल्कुल। उसके बाद मैं वाई गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस फोकस, हाँ, ये कह रहे हैं कि वाई गवर्नमेंट एंड पॉलिटिशियंस आर नॉट फोकसिंग ऑन द टूरिज्म इन डिस्ट्रिक्ट पुंछ, ये तो एक मैंने अलमिया है। ये मैंने बता हम्म, जी, जी, ये मैंने बता दिया है कि हम इस चीज़ को टेकअप कर रहे हैं, और टूरिज़्म की जहाँ बात आती है, टूरिज़्म एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है इकोनॉमिकली भी। तो टूरिज़्म के हमने इसको टेकअप किया हुआ है, और इस रिलेटेड हमारी बात चल रही है, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये काम भी शुरू होंगे। जी हाँ, ये अवाम के साथ, अवाम को भी मैं इस चीज़ के गुजारिश करना चाहूँगा कि जब तक अवाम अपने इलाके को प्रमोट नहीं करती है तो ये नज़रों में नहीं आते हैं, ये जी, चीज़ें जो जी। है वो छुपी छुपी रह जाती हैं, तो अवाम को चाहिए कि उसे अपनी तरफ से प्रमोट करें ताकि गवर्नमेंट की नज़र उस पर जाए,
हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की नज़र उस पर जाए और बाकी जगहों की जो टूरिस्ट हैं उनकी नज़र उस पर जाए, तो लोगों उस तरफ जाना शुरू करें, तो फिर सरकारें सोचना शुरू करती हैं। जी जी हाँ, ये आपके लिए सब है, बात है कि कहते हैं हम आपको एक्शन वाले स्टाइल में देखना चाहते हैं, खासकर करप्शन और हेल्थ और बेसिक फैसिलिटीज को लेकर। तो मैं इन भाई से बोलना चाहूंगी कि मैं ही एक्शन में दिखूंगी इंशाल्लाह, और वो भी जल्दी आने वाला है। चलो इंशाल्लाह। प्लीज प्रोवाइड एटलीस्ट वन टेबल पर फैमिली टू पुअर स्टूडेंट्स। हाँ, अब ये इनकी रिक्वेस्ट है प्रिंस फारूक खान। ये कहते हैं रिक्वेस्ट ऑल द डीडीसी मेंबर्स ऑफ द पुंछ प्लीज प्रोवाइड एटलीस्ट वन टेबल पर फैमिली टू पुअर स्टूडेंट्स सो ऑनलाइन क्लासेस में बी स्टार्टेड। जी जी, इस बारे में भी बात की हुई है, लेकिन टैबलेट को क्या करेंगे, जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं जाते उन एरियाज की भी के सॉरी, रिलेटेड भी टैबलेट तो की बात बात। करनी है। जी 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 बिल्कुल। खैर, सवालों की बात है। अब मैं आप कुछ अच्छे जो आपके हवाले से लोगों ने लिखा है, मैं उनकी तरफ जाऊंगा। उसमें हमारे एक हाँ, हमारे मोहतरम जनाब जावेद राही साहब लिखते हैं कि नाजिया गनी इज वेरी डायनेमिक एंड विजनरी यंग लीडर, होप शी विल आल्सो सर्व फॉर द वुमेन फोक एंड ट्राइबल्स। ठीक है, थैंक यू ये सो मच आपके सर, लिए। इंशाल्लाह। हाँ हाँ, और हमारे साथ में आपकी कम्प्लीमेंट, क्योंकि अब सारे हमने सवाल और शिकायतें ले ली हैं, तो हम कम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, तो कम्प्लीमेंट बहुत हैं, बट मैं दो तीन कम्प्लीमेंट्स पढ़ूंगा और आपसे जज लूंगा। तो ये लियाकत मलिक लिखते हैं, न्याजिया मैम आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। आई होप आपके दिल में इतनी ही आपका दिल भी इतना ही अच्छा होगा और आप बाकी सियासतदानों से डिफरेंट होगी और लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। जी जी, इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी, जी क्योंकि मैं अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पे चल रही हूँ, और वो कितना लोगों के लिए करते हैं आप सब बाखूबी जानते हैं। जी। खैर, ये अगर कमेंट्स पढ़ते रहें, ये बहुत दूर तक है। काफ़ी सवालों के जो जवाब हैं देने के लिए शुक्रिया। तो खैर, बहुत सारे सवाल हैं, मैं अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे जो बहुत से सवालों को बड़े बखूबी जवाब दिया, क्योंकि हमारी ये पहली जो है ये इंटरेक्शन थी, ये पहला सेशन था। आइंदा जब भी सेशन होगा इन सवालों के ऊपर, एक बार हम फिर से जवाब चाहेंगे आपसे कि जो आपने बातें कही वो कितना आप उनके ऊपर जो है खरे उतरे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि रिवायती सियासत से आप हट करके कुछ जो है वो मुख्तलिफ कुछ काम करेंगे, ताकि ग्राउंड में जो लोगों के हमेशा से एक तरह की ना एक तरह की लोगों के अंदर जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट है सियासतदानों को लेकर। वोट तो देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उनके लिए ट्रस्ट डेफिसिट बहुत जो है रहता है लोगों को। लोग बार बार जो है वो नेताओं को कोसते रहते हैं। वो उम्मीद कहते हैं कि हमने वोट तो दे दिया लेकिन हमारा कोई काम हुआ नहीं। तो उम्मीद है जी कि जी आप ऐसा नहीं करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर उभर के निकल के आएंगे, और तमाम इंशाल्लाह। जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी मजहब मिलत से रखते हो, किसी भी कास्ट से ताल्लुक रखते हो, आप उन सब के लिए जो है वो यकजा होकर जो है वो बिल्कुल छाना बिछाना होकर काम करेंगे। डॉक्टर इंशाल्लाह। नाजिया ये थे हमारे साथ, डॉक्टर नाजिया गनी साहिबा, डीडीसी मेंबर एनएसएसबी से, और बहुत जो है वो मुफस्सल तरीके से और बड़े कहते हैं ना इंटेलिजेंट तरीके से उन्होंने जवाब जो है सवालों के जवाब दिए। और उम्मीद है कि आने वाले टाइम के अंदर जो अब ये दोबारा हमारे साथ हाजिर होंगे, तो ये सवाल जो आज हमने इनसे पूछे, इनसे हम जो वापस जवाब तलबी चाहेंगे, और लेकिन अब कठोरता के साथ करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ बात की है। तो इंशाल्लाह उम्मीद हम रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि रवायती जो सिलसिला है सियासत का वो हटे। आवाम की सरकार है, आवाम के काम होने चाहिए, और गरीब गुरबा की जो है बात होनी चाहिए। तो नाजिया साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त जो है हमारे टाइम पे हमारे लिए टाइम दिया, हमारे इस प्रोग्राम के लिए टाइम दिया, और हमारे सवालों के जवाब दिए, और हमारे लोगों के जो देखने वाले थे उनको भी जो है जवाब दिया। थैंक यू सो तो मैं मच। मैं आपको बोलना चाहूंगी कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पब्लिक को बढ़ चढ़ के जो पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपने क्वेश्चंस करना चाहिए, और अपने लीडर्स से क्वेश्चन करना चाहिए, ताकि वो आंसरेबल हो। और खुद को भी अवेयर करो, जागो, ताकि आपको पता चले आपके राइट्स क्या हैं, आप क्या क्या करवा सकते हैं अपने पॉलिटिशियन से। और मैं आपको बिल्कुल कंग्रेचुलेट बोलना चाहूंगी कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और चलो अल्लाह आपको मजीद ऐसे ही कामयाबी दे। तो इंशाल्लाह आप मुझे कभी भी बुलाओ, मैं हमेशा आऊंगी, और हमेशा हर बिल्कुल, सवाल का जवाब जरूर दूंगी। और ऐसा जरूर नहीं जरूर जब जैसे जवाब दूंगी, ग्राउंड लेवल पे काम करके आऊंगी, और काम बोलेंगे, सिर्फ मैं नहीं यस बोलूंगी। यस, हम वही इंशाल्लाह वो चाहते टाइम हैं, भी क्योंकि आएगा। हमारी हमारी जो कोशिश है, क्योंकि मैं
मेरे प्रोग्राम में हम किस देखिए, सीधी सी बात यह है कि जो अच्छा काम करेगा हम उसे अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन मेरे प्रोग्राम का हमेशा से फॉर्मेट ये रहा है कि मैंने बड़े तीखे सवाल सारे सियासतदानों से किए हो, करता हूँ, करता रहूंगा। ये मेरा तरीका है, क्योंकि हम आवाम की तरफ से बात करना चाहते हैं, ना कि लेकिन जहां पर काम अच्छा होगा हम उससे भी अप्रिशिएट करेंगे, हम उसकी भी जो है सराहना करेंगे। और उम्मीद है कि आप जो है वो हम आपकी जो है वो सराहना करेंगे, और आप इंशाल्लाह जो है वो काम जो है आवाम को दिखना चाहिए, हमें तो दिखेंगे दिखेंगे इंशाल्लाह। तो मैं एक बार फिर से इंशाल्लाह। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और सारे देखने सुनने वालों को एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में जब हमारे दूसरे कोई मेहमान आएंगे उनसे भी जो है आपके सवाल जो है वो तैयार रखेंगे, तो उनसे भी आप अब इसी तरह से सवाल करते रहेंगे, उनसे भी हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि उनको जब हमने कहीं ईवान में पहुंचाया है, कहीं कौंसिल में पहुंचाया है, तो वो हमारे लिए किस तरह के काम कर रहे हैं। तो नाइदे अपना ये थे हमारे साथ नाजिया गनी साहिबा। तो मैं आज के प्रोग्राम के लिए आप सब लोगों से इजाज़त लेता हूँ, अगले प्रोग्राम में आप लोगों के सामने दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।